हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए डोंगो वर्स की मोस्ट अवेटिंग मूवी द लेजेंड ऑफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स को फुल्ली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स की लाइफ जर्नी को दिखाया जाएगा कि आखिर वो कैसे इलेक्ट्रोलक्स से एक लेजेंडरी गॉड ऑफ नेक्रोमेंसर बनते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक नरेटर वॉइस हमें गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलक्स के बारे में बताती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सन ऑफ लाइट है, मगर डार्कनेस फिर भी उसका पीछा करती है। वो तो इतना पावरफुल है कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉड्स को भी सरपास कर दिया था, लेकिन फिर क्यों उसे प्यार में धोखा मिला और ऐसी ही पावर्स के चलते उसने मानव जाति का गोल्डन एरा भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने जो इतना बड़ा क्राइम किया है उसके लिए उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। लोगों ने तो उसे बहुत बड़ा पापी तक घोषित कर दिया था। तो आज मैं उसी के बारे में लोगों की गलतफहमी को दूर करूंगा। इस सब की शुरुआत आज से तकरीबन 6000 साल पहले हुई थी, जहाँ पर ये होली डीमन कॉन्टिनेंट आज के जैसा नहीं था। उस समय डीमंस ने इंसानों पर किसी भी तरीके का हमला नहीं किया था और ना ही उनके दरमियान कोई जंग छिड़ी हुई थी, और इसी की वजह से उस टाइम को ह्यूमंस का गोल्डन एरा भी कहा जाता था, जहां उस टाइम पर सभी ह्यूमंस सिर्फ गॉड ऑफ लाइट की ही पूजा करते थे, जिस वजह से ग्लोरियस होली चर्च को भी गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन पावर्स पर काफी यकीन था। जो सब बताने के बाद हम वहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के प्रेसिडेंट पोपे को देखते हैं। वो वहाँ क्रेटोन एम्पायर के लोगों के सामने सन ऑफ लाइट की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि 6000 सालों का इतना लंबा इंतजार अब जाकर खत्म होने वाला है। इस दुनिया में फिर से सन ऑफ लाइट एक बार जन्म लेगा। जो सुनकर तो क्रेटोन एम्पायर के लोग वहाँ पर सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ लाइट की लंबी उम्र की दुआ करने लगते हैं। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर क्रेटोन एम्पायर के किंग अपने बेटे पायरोट के साथ किसी तरीके का इवल रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तो वहीं पायरोट तो अपने फादर की इस हरकत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो उन्हें वहाँ पर ऐसा करने से मना करने लगता है, मगर पायरोट के फादर को तो अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस स्वॉर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार ये रिचुअल पूरा हो जाए, उसके बाद तो तुम भविष्यवाणी में बताए गए सन ऑफ लाइट बन जाओगे। इसके साथ ही वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपने बेटे के अंदर घुसेड़ देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर फिर से कहने लगते हैं कि बस तुम एक बार सन ऑफ लाइट बन जाओ, उसके बाद हमारा क्रेटोन एम्पायर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। उनके इतना कहते ही पायरोट की बॉडी में बहुत सारी इवल सोल्स एंटर होने लगी, जिससे वहाँ उसको काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद पायरोट अपने पैलेस से बाहर आकर क्रेटन के लोगों के सामने अपने लाइट क्रिस्टल को दिखाने लगता है, जिन्हें देखकर तो क्रेटोन के लोग वहाँ पर कहने लगते हैं कि यंग मास्टर पायरोट के लाइट क्रिस्टल तो 90% लाइट एनर्जी से चार्ज है। इसका मतलब साफ है कि यही हमारे गॉड ऑफ लाइट है। वो लोग तो उसके सामने अपना सर भी झुकाने लगते हैं। तो वहीं पायरोट के फादर वहाँ पर कहते हैं कि मेरा बेटा पायरोट ही सन ऑफ लाइट है, और इस बात की गुड न्यूज पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैलाने का मैं आदेश देता हूँ। जो सुनकर तो क्रेटोन के लोग वहाँ पर सन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगते हैं, और इसी के साथ सन ऑफ लाइट के अपीयर होने की वजह से क्रेटोन एम्पायर उस टाइम का सबसे पावरफुल एम्पायर बन जाता है। तो वहीं ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर पांगबू एम्पायर के अंदर आता है, जहां पांगबू एम्पायर के किंग को इस बात की खबर जैसे ही मिलती है वो तो इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपनी वाइफ से भी कहने लगती हैं कि क्या इस लेटर में जो लिखा है वो सच भी है या नहीं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक ही साथ दो सन ऑफ लाइट ने जन्म लिया हो। इसके बाद हम उनके लड़के को देखते हैं जो कि रियल वाला सन ऑफ लाइट था, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलक्स है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर गॉड ऑफ लाइट के कुछ स्पेल्स की ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके बाद ये सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहां हम इलेक्ट्रोलक्स के गार्ड डायलियन और यिनजियाओ को देखते हैं, जो वहां पर इलेक्ट्रोलक्स से कंपटीशन कर रहे थे कि आखिर इस बर्ड को यहाँ पर सबसे पहले कौन पकड़ेगा। जहाँ वो दोनों की रफ्तार इलेक्ट्रोलक्स से थोड़ी कम थी, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं। इससे कुछ पल के लिए इलेक्ट्रोलक्स का ध्यान उस पर से हट जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों ही उससे आगे चले जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलक्स हार मानने वालों में से नहीं था, वो तुरंत ही उन लोगों से आगे निकल जाता है, जो देखकर तो वो लोग अपनी पावर का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक ही चाल के अंदर इलेक्ट्रोलक्स बार बार नहीं फंसता। वो तो उस बर्ड को बस पकड़ने ही वाला था कि तभी सडनली उस पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलक्स उस
खाई के अंदर गिरने लगा। इसके बाद तो हम वहाँ पर कुछ असैसिन्स को देखते हैं जो कि येन जियाओ और डायलान के साथ साथ इलेक्ट्रोलक्स पर भी हमला कर देते हैं, मगर वो असैसिन्स इलेक्ट्रोलक्स को टच भी कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर एक ड्रैगन आकर उस पर अटैक कर देता है और उस ड्रैगन पर एक छोटी लड़की बैठी हुई थी जो कि शिया एम्पायर की प्रिंसेस फ्लो थी। साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोलक्स की लवर भी है। इसके बाद वो सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहती है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। उसे वहाँ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो उसके ड्रैगन पर बैठ जाता है। फिर प्रिंसेस अपने ड्रैगन लाइटनिंग को उन असैसिन की तरफ लेकर जाने लगती है जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलक्स के साथ मिलकर उन असैसिन्स पर अटैक कर रही थी। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे मैं फ्यूचर में शादी करूंगी, जिस पर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि तब तक तो तुम भी वेस्ट एशिया की प्रिंसेस बन जाओगी। इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी बात पर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम अपने फादर की तरह कमजोर और बीमार मत रह जाना। वो तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोलक्स को टॉन्ट मारने लगती है, जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी उतनी ही घमंडी हो जितनी पहले हुआ करती थी। इतना कहकर वो सीधा ही उन असैसिन्स पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जो देखकर प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं पक्का फ्यूचर में वेस्ट एशिया की किंग बनकर दिखाऊंगी, इसलिए मेरे प्यारे फियांसे तुम यहाँ पर वीक पर्सन बन के मत रह जाना। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स ने तो अकेले ही उन असैसिन्स की बैंड बजा रखी थी, जिसके बाद वो एक बंदे का गला पकड़ते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। उसकी इस बात पर तो वो बंदा उससे कहता है कि इस जगह पर बस एक ही सन ऑफ लाइट रह सकता है। उसकी ऐसी बात से तो इलेक्ट्रोलक्स समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि पैरोट का है। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ और कर पाता, तभी वो बंदा वहाँ पर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोलक्स के गार्ड के साथ साथ प्रिंसेस भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स के चेहरे पर तो कोई भी डर का नामो निशान नहीं था। वो तो बड़े ही कूल स्टाइल में वहाँ पर अपनी नो क्राउन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ का टाइम रुक जाता है। इसके साथ ही वो टाइम रिवर्सल का यूज करके उस बंदे के हाथ को ही ब्लास्ट करवा देता है। इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर तो वो असैसिन वहाँ से तुरंत ही भागने के लिए एक पोर्टल को बना लेता है, बट प्रिंसेस उसे वहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो असैसिन वहीं पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो वही इलेक्ट्रोलक्स और पैरोट दोनों ही एक दूसरे को काफी गुस्से की निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वो पोर्टल भी वहाँ पर कुछ ही देर में बंद हो जाता है। फिर पैरोट उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म करते हुए कहता है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक बंदा उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, आपका क्रीटोन के लोगों से मिलने का समय हो चुका है। उस बंदे का तो चेहरा हमें क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया, बस उसकी आवाज ही हमें सुनाई दे रही थी। जो सब कुछ सुनने के बाद तो पैरोट अपनी रॉयल स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके ऊपर इविल एनर्जी हावी होने लगी, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जो देखकर वो बंदा अपनी लाइट एनर्जी का यूज करके पैरोट की हेल्प करता है। इसके साथ ही वो बंदा उससे कहता है कि आपको सन ऑफ लाइट बनने और ये रॉयल स्वॉर्ड को पाने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलक्स को खत्म कर देंगे तो आपको दोबारा से इतना पेन नहीं झेलना पड़ेगा। उस बंदे ने तो पैरोट के दिमाग में इलेक्ट्रोलक्स के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया था, बस अब उसे इस बीज के बड़े होने का इंतजार करना है। तो वहीं पैरोट तो अपनी रॉयल स्वॉर्ड को लेकर क्रीटोन एम्पायर के लोगों के सामने पहुंच जाता है, जहां जाकर वो उस स्वॉर्ड का यूज करके उन पर लाइट एनर्जी की बारिश करवाने लगा, जिसकी वजह से क्रीटोन एम्पायर के एबनॉर्मल लोगों की डिसीज पूरी तरीके से हील होने लगी। जहां कुछ लोगों की तो वहां पर आंखों की रोशनी वापस आने लगी थी, तो वहीं कुछ लोगों का लंगड़ापन भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिस वजह से वहां पर सभी के सभी लोग काफी खुश होने लगे थे। मगर दूसरी तरफ पैरोट तो अपने मन में उन्हें देखकर कहने लगता है कि जितनी मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी तुम पर खर्च कर रहा हूँ, उससे दुगना मैं तुम्हें यहाँ पर पेन भी दूंगा, बस तुम फ्यूचर में इसके लिए तैयार हो जाना। और उसके इतना कहते ही ये सीन शिफ्ट होकर पांगबू एम्पायर की तरफ आता है, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स तो प्रिंसेस की बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने, आज रात हमारी एंगेजमेंट है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस भी उससे कहती है
कि और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम खुद ही सोचो कि मेरे फादर यहाँ पर क्यों ही आते, और भला क्या तुम मुझसे यहाँ पर शादी नहीं करना चाहते। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स अपने मन में कहने लगता है कि मेरे फादर ने मेरे सन ऑफ लाइट होने की आइडेंटिटी सभी लोगों से छुपा कर रखी, क्योंकि वो इसके लिए एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पायरोट ने अपने लालच के चक्कर में सभी लोगों को पागल बनाते हुए अपने आप को सन ऑफ लाइट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से क्रीटोन एम्पायर के अंदर छोटे छोटे साम्राज्य भी शामिल होने लगे और इन सबसे क्रीटोन एम्पायर की पावर लगातार ही बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मेरे फादर की हालत खराब होने लगी थी, जिस वजह से वो इस पांगबो एम्पायर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने मेरी एंगेजमेंट सिया एम्पायर के प्रिंसेस के साथ इसीलिए कर दी थी ताकि उन्हें किसी तरीके से वेस्ट एशिया का सपोर्ट भी मिल सके। उसको इस तरीके से खामोश चलता हुआ देखकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि आखिर तुम इतना शांत क्यों हो? मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हो जो तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करते हो? उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि प्रिंसेस, आखिर हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितने हैं, बस अभी आधा दिन ही बीता है हमारी मुलाकात हुए। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वैसे भी मेरे साथ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ही गुजारनी है। उसकी इस बात पर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि डर और मुझे ये तो हो ही नहीं सकता, तुम भी भूलना मत कि तुम्हें भी मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उनकी एंगेजमेंट पर आता है, जहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च गॉडेस ऑफ लाइट के सामने उन दोनों की एंगेजमेंट करवा रहे थे। वो दोनों ही अपने अपने हाथ को काटकर एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर अपना वादा करते हुए कहते हैं कि हम दोनों गॉडेस ऑफ लाइट और यहाँ पर आए जितने भी लोग हैं उन सभी को साक्षी मानते हुए एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाते हैं। आज से हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। हमारे जितने भी सुख दुख होंगे वो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बांटेंगे। दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। जब तक हमारी डेथ ना हो जाए तब तक इस दुनिया में कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। इसके साथ ही वहाँ पर एक सर्वेंट उनके लिए एक ब्रेसलेट को लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को ब्रेसलेट पहनाने लगते हैं। इसके साथ ही वो ब्रेसलेट एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकते थे। ये सब कुछ यहाँ पर होने के बाद तो वो प्रीस्ट वहाँ पर कहता है कि अब ये सेरेमनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मैं गॉडेस ऑफ लाइट से प्रे करता हूँ कि वह तुम दोनों बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। जो सुनकर तो वहाँ पर दोनों ही एम्पायर के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे करके प्रिंसेस और इलेक्ट्रोलक्स आगे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक दूसरे के साथ देखकर तो एक लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि हमारे प्रिंसेस और तुम्हारे प्रिंस सच में एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और इस लड़की का नाम एरिस है। इसके बाद तो इलेक्ट्रोलक्स और प्रिंसेस दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। तो वहीं वो भागते भागते सीधा ही वहाँ से जंप लगा देते हैं, जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सारे के सारे डर जाते हैं। लेकिन तभी लाइटनिंग ने उन दोनों को ही बचा लिया था, और उन दोनों का ही प्लान शुरू से यही था। जिसके बाद आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस तो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स, क्या तुम जानते हो कि मरना क्या है? इस पर इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि इसका मतलब यही है कि हम दोनों सिर्फ मौत से ही अलग हो सकते हैं। उनके इतना कहते ही वो दोनों काफी ज्यादा बड़े भी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दोनों एम्पायर का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों एम्पायर की मैरिज की वजह से उन दोनों की स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रोलक्स ने जरूरतमंदों की भी काफी ज्यादा मदद करी थी। दोनों ही एम्पायर के लोग वहाँ पर काफी खुशी से रह रहे थे, मगर क्रीटोन एम्पायर को इस चीज से काफी ज्यादा एलर्जी थी। वो तो पहले ही इलेक्ट्रोलक्स की जान के पीछे पड़ा हुआ था, जिस वजह से उसने पांगबो एम्पायर के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही एक सोल्जर पांगबो एम्पायर के पैलेस के अंदर बड़ी तेजी से जाने लगता है, जहाँ पहुँचने के बाद इलेक्ट्रोलक्स को एक पैगाम मिलता है, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर होने वाले ग्रैंड इवेंट बैटल ऑफ जीनियसिस का इन्विटेशन था। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के फादर उससे कहते हैं कि यही सही मौका है गॉड ऑफ लाइट को सबके सामने लेकर आने का, और इस चीज के अंदर तो क्रीटोन एम्पायर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले ग्लोरियस होली चर्च के लोग हैं। इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी यंग जीनियसेस हैं वो सभी के सभी इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होगा कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है। उस ग्रेट इवेंट को बस एक ही बंदा विन कर पाएगा, बाकी सभी लोग वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। जो सब कुछ सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स की मदर भी वहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को खतरा दिखे तो तुम तुरंत ही उस फाइट से पीछे हट जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम उस फाइट के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालो। मुझे क्रीटोन एम्पायर के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो ना जाने उस बैटल के अंदर भी कौन कौन सी चीटिंग करेंगे। अपने पेरेंट्स की ऐसी बात सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स उनसे कहता है कि मॉम डैड, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझ पे यकीन रखिए, मैं ही उस कंपटीशन को जीतूंगा। अब दुनिया को भी सच्चाई दिखाने का समय आ चुका है कि असली में सन ऑफ लाइट कौन है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्रेटोन एम्पायर के अंदर आता है, जहाँ पर वो सभी लोग बस उस जीनियस बैटल को देखने के लिए जा रहे थे। क्रेटोन एम्पायर के जितने भी लोग थे वो तो बस यहाँ पर अपने प्रिंस की तारीफ कर रहे थे। उनके लिए तो पांगबो एम्पायर और सिया एम्पायर से आने वाले लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं थी, और उस पूरे ग्रैंड इवेंट को होस्ट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि पोपे था। इसके बाद वहाँ पर एक एक करके सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स आने लगते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोलैक्स और पैरोट की आमने सामने दोबारा से मुलाकात हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही गुस्से की निगाहों से देख रहे थे। जिसके बाद तो सबसे पहले पैरोट वहाँ पर उससे कहता है कि इलेक्ट्रोलैक्स, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स कहता है कि वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, और एक बात याद रखना कि बबल जितना बड़ा होता है उसके फूटने की आवाज भी उतनी तेजी से आती है। इसके बाद तो वहाँ पर पोपे उन लोगों से कहता है कि ग्लोरियस होली चर्च इस ग्रैंड इवेंट को होस्ट कर रहा है। जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर जीतेगा उसको यहाँ पर गॉड की डेस्टिनी रिंग दी जाएगी, और अब मैं इस बैटल ऑफ जीनियसेस को पूरी तरीके से स्टार्ट करता हूँ। उसके इतना कहते ही वो सभी के सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर तो प्रिंसेस, इलेक्ट्रोलैक्स और पैरोट तीनों ही बड़ी शानदार से एक एक करके अपने दुश्मनों को हराते जा रहे थे। तीनों में से वहाँ पर कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके सामने जो भी बंदा था वो सीधा ही उसको इस कंपटीशन से एलिमिनेट कर रहे थे। तो वहीं बाहर जितने भी क्रेटोन एम्पायर के लोग थे वो तो इस बैटल को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स की फाइट किसी और के साथ नहीं बल्कि प्रिंसेस के साथ तय हो जाती है, जो देखकर तो बाहर खड़ी एरिस भी उनके लिए काफी परेशान हो गई थी। और फिर वो वहाँ पर कहने लगती है कि आखिर अब इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यिन ज़ियाओ तो अपने मन में कहने लगता है कि लगता है ये बैटल सीक्रेट तरीके से क्रेटोन एम्पायर के लोग यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उस बैटल ग्राउंड के अंदर इलेक्ट्रोलैक्स तो वहाँ पर प्रिंसेस से कुछ कहने वाला था, लेकिन प्रिंसेस उसकी एक भी बात नहीं सुनती। उल्टा उन्होंने वहाँ पर उस पर अटैक कर दिया था। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, तुम मुझे यहाँ पर हार मानने के लिए मत कहना। अगर मैं तुमसे इस फाइट के अंदर जीत गई तो मैं तुम्हारा पैरेट के साथ भी जो मसला है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगी। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलैक्स पर अटैक भी करने लगती है। जो सब कुछ सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उससे कहता है कि इस काम में बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही उन दोनों के बीच में काफी आइकॉनिक वाली फाइट होने लगती है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो, पहले मैंने ही तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई थी। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी वहाँ पर कहता है कि पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी यहाँ पर जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस भी उससे कहती है तो फिर ठीक है, हम देख ही लेते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कौन पावरफुल है। तुम बस यहाँ पर मुझसे सीरियस होकर फाइट करना। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी वहाँ पर काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही उनके दरमियान काफी अच्छी फाइट होने लगती है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स को तो इस बात की अभी तक खबर नहीं थी कि आखिर प्रिंसेस के दिल में यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बाहर से दिखने में बेशक बड़ी हो गई हो, लेकिन अंदर से वो एक छोटी बच्ची की तरह ही है। वो यहाँ पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोलैक्स से जीतना चाहती थी। किसी के लिए भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर प्रिंसेस के लिए ये फाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस तो अपने लाइटनिंग ड्रैगन का यूज करते हुए इलेक्ट्रोलैक्स पे अटैक करने लगती है, लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स तो उसके अटैक से भी वहाँ पर बच जाता है, जिस वजह से तो प्रिंसेस को वहाँ पर और भी गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगती है। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स तो अभी भी कूल तरीके से उनसे फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो उन पर अपनी नो क्राउन टेक्निक का यूज करता है। और इस बार उस टेक्निक का यूज करने के साथ ही वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर उनके पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसने एक अटैक करके सीधे ही प्रिंसेस की स्वॉर्ड को उनसे दूर कर दिया था। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को प्रिंसेस के गले पर भी रख देता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार को हटाते हुए प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वही प्रिंसेस तो उससे कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ये नो क्राउन टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये टेक्निक तो लगातार ही टाइम के साथ इवॉल्व होती जा रही है। क्या सच में ये टेक्निक तुमने खुद क्रिएट करी थी? जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर कहने लगता है कि हाँ, ये टेक्निक मैंने खुद से ही इजाद करी थी। शुरू में तो इस टेक्निक के अंदर बस टाइम को फ्रीज करने की और उसको रिवर्स करने की पावर थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने इस टेक्निक पर और भी ज्यादा काम किया और मैं इसकी मदद से अब किसी भी जगह का स्पेस भी चेंज कर सकता हूँ। जो सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी फियांसे को हराने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जो सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि अब छोड़ो भी इस बात को, मैं अगली बार सच में तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारी ट्रिक्स कितने ज्यादा मुझ पर काम करती हैं। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि ठीक है, जब तक मैं वहाँ पर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम अपना बाहर ख्याल रखना।
जो सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पर हाँ करती है। इसके बाद वो सीधा ही वहाँ से टेलीपोर्ट भी हो जाती है। तभी एरिस उसके पास आकर वहाँ पर कहने लगती है कि प्रिंसेस इलेक्ट्रोलक्स तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो अपने लिए सच में काबिल पर्सन को चुना है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ पर कोई भी हरा पाएगा। सभी लोग तो इलेक्ट्रोलक्स की उस फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। तो वहीं प्रिंसेस का तो वहाँ पर मूड ऑफ हो चुका था। वो वहाँ पर उस हार से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। प्रिंसेस यहाँ पर बस सैड फील कर ही रही थी कि तभी वहाँ की जो स्क्रीन थी वो वहाँ पर ऑफ हो जाती है। जो देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, आखिर वो डिस्प्ले यहाँ से कहाँ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर जितने भी लोग फंसे हो वो किसी डेंजर के अंदर हो। जो सुनकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ग्लोरियस होली चर्च यहाँ पर सभी लोगों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बस अब यहाँ पर 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर उन्हें एक अलग ही रैलम के अंदर भेजा गया है और वहीं पर जाकर उन लोगों की फाइट होगी, जो कि हम यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर उस चीज को नहीं दिखा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जहाँ पर फिर से कुछ असैसिन्स ने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स और उन असैसिन्स का कल्टीवेशन दोनों ही सेम रैलम का था, मगर इसके बावजूद इलेक्ट्रोलक्स उन पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही साथ वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास बस इतनी ही ट्रिक्स थी। जो देखकर तो एक मेज वहाँ पर एक डीमन मॉन्स्टर को समन करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स इससे भी डरने वालों में से नहीं था। वो तो वहाँ पर अपनी नो क्राउन टेक्निक की एडवांस पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उन सभी के सभी असैसिन्स को ठिकाने लगा देता है। उसकी ऐसी पावर देखकर तो पैरोट वहाँ पर कहता है कि बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलक्स, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है और आखिरकार हमारे यहाँ पर दोबारा से मिलना हो ही गया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, तुमने पहले भी मुझ पर सीक्रेट तरीके से अटैक करवाए थे और आज भी तुमने वही करवाया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट वहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो क्यों ना मुझसे एक बार फाइट करके देख लो। उसके इतना कहते ही वो वहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ जमीन से कुछ इवल स्पिरिट्स आकर इलेक्ट्रोलक्स को चारों तरफ से घेरने लगती हैं। जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ऑरा का ब्लास्ट करता है, जिससे वो स्पिरिट्स तो वहाँ पर दूर हो जाती हैं, लेकिन कुछ रोप्स ने आकर उसको वहाँ पर पकड़ लिया था। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये 9 लेवल की सीलिंग टेक्निक कैसे आई। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट वहाँ पर उससे कहता है कि ये जगह मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही डिजाइन करी है, तो बताओ कि आखिर तुम्हें इस जगह पर कैसा महसूस हो रहा है। ये रोप्स कोई नॉर्मल रोप्स नहीं है, ये तुम्हें यहाँ पर रोकने के साथ साथ तुम्हारी लाइट एनर्जी को भी सक कर लेंगी और उस लाइट एनर्जी का यूज करके मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को नरिश करूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि पैरोट, आखिर तुम ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लोगे, तुम वैसे भी कोई असली वाले सन ऑफ लाइट नहीं हो। मगर उसकी ऐसी बात से तो पैरोट को वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है कि बेशक मैं असली वाला नहीं हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। ये सीलिंग टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो उन रोप से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो जितना भी कोशिश कर लेता वो रोप्स तो उल्टा और भी ज्यादा उसकी एनर्जी को सक करने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो वहीं हम बाहर पोपे को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहता है कि यह बैटल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही उस डेस्टिनी रिंग के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइट बाहर निकलने लगती है। जो देखकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि इस रिंग का ओनर यहाँ पर डिसाइड हो चुका है और उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक के जरिए एक हाथ बाहर आता है। जो देखकर तो सभी लोगों की निगाहें वहीं पर टिक जाती हैं, जिसके साथ ही हम वहाँ पर पैरोट को देखते हैं। तो वहीं पोपे भी वहाँ पर कहता है कि इस बैटल ऑफ जीनियसेस का विनर क्रेटोन एम्पायर का प्रिंस है। जो सुनकर तो सभी क्रेटोन एम्पायर के लोग काफी खुश हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स को जानने वाले तो वहाँ पर काफी हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पैरोट तो वहाँ पर कहता है, आप सभी लोगों का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बस मेरे ही जीतने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स के गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सीधा ही उससे पूछने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे मास्टर तो यहाँ पर तुमसे कभी भी हार नहीं सकते। वहीं प्रिंसेस भी उससे पूछती है कि आखिर इलेक्ट्रोलक्स कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट उससे कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि वो बाहर आते ही किसी न किसी के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए मैं उसको अकेला ही ट्रायल ग्राउंड के अंदर छोड़ के आ चुका हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलक्स तो सपने में भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर पैरोट को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई कि तुम यहाँ पर सन ऑफ लाइट से ही क्वेश्चन कर रहे हो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उन पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी के सभी लोग घुटने पर आ जाते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रोलक्स पर आता है। वो वहाँ पर कहता है कि मैं इस तरीके से अपनी हार नहीं मान सकता, अगर मेरे पास सन ऑफ लाइट की पावर नहीं होती तब भी मेरे पास कुछ न कुछ ऐसा था जिससे तो
तो मैं यहाँ पर अपनी जान को भी बचा सकता था। जिसके बाद वो उस चीज को सोचने में लगता है। तभी वो वहाँ पर कहता है कि मेरी असली पावर मेरी नॉक राउंड टेक्निक है, ना कि सन ऑफ लाइट का टाइटल। मैंने इस पावर को खुद से ही क्रिएट किया है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर स्पेस और टाइम के डोमेन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सन ऑफ लाइट की एनर्जी खत्म होने के बावजूद भी मैं इस एनर्जी को आसानी से फील कर सकता हूँ। ये एनर्जी मैंने खुद से क्रिएट करी है, इसको कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। इसके बाद वो अलग अलग तरीके से नेचर्स की चीजों को फील करने लगता है और उनकी वाइटलिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक एंडलेस पावर फ्लो होने लगती है। और इसके साथ ही उसने वहाँ पर नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक का इजाद कर लिया था। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर हम बाहर देखते हैं, जहाँ पायरोट अभी भी उन लोगों से कह रहा था कि मैं यहाँ का सन ऑफ लाइट हूँ, इसलिए सन ऑफ लाइट का थ्रोन सिर्फ मुझे ही मिलेगा। मैं यहाँ पर जो भी कहूँगा वो सभी के सभी यहाँ पर सभी लोगों को मानना ही होगा। जो भी मेरे ऑर्डर को डिसओबे करेगा उसे यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना कहते ही उसके पीछे वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट की स्पिरिट भी अपीयर हो जाती है, जो देखकर तो सभी के सभी क्रेटोन एम्पायर के लोग उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। लेकिन तभी पायरोट की उंगली से वो डेस्टिनी रिंग खुद ब खुद अलग हो जाती है। वो उस रिंग को वहाँ पर दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस रिंग ने वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा स्पेस क्रैक हो जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रोलक्स का हाथ बाहर आता है और वो रिंग सीधा जाकर इलेक्ट्रोलक्स के हाथ में डल जाती है। इसके साथ इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर एक कूल एंट्री लेते हुए उन लोगों से कहता है कि ये डेस्टिनी रिंग किसी और से नहीं बल्कि मुझसे बिलोंग करती है। उसे वहाँ जिंदा देखकर तो पैरोट वहाँ पर काफी गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो वहाँ पर कहता है कि ये बात मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें करके जरूर दिखा सकता हूँ। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपनी पावर के जरिए पैरोट को स्पेस के अंदर लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो इसके स्पिरिचुअल लाइट के क्रिस्टल भी बाहर निकाल देता है, जहाँ उनमें से एक एक करके लाइट एनर्जी वहाँ पर गायब होने लगती है। और उस लाइट एनर्जी के खत्म होते ही वो क्रिस्टल भी अपने आप ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जो देखकर तो क्रेटोन एम्पायर के लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हमारे यंग मास्टर के साथ क्या हो रहा है। उनके पास बस लाइट एनर्जी के 30 ही पॉइंट्स कैसे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ये हमारे सन ऑफ लाइट नहीं है? उनकी ऐसी बात सुनकर तो यिनजियाओ उनसे कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कभी सन ऑफ लाइट था ही नहीं, इसने बस तुम्हें इतने लंबे सालों से सिर्फ धोखे में रखा है। यिनजियाओ की ऐसी बात सुनकर तो क्रेटोन एम्पायर के लोग ही वहाँ पर पैरोट की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर बहुत बड़े झूठे निकले। उन लोगों को ऐसे बात करता हुआ देखकर तो पैरोट वहाँ पर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इनकी बातों पे यकीन मत करो, ये लोग बस यहाँ पर झूठ कह रहे हैं। लेकिन वो लोग तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से पैरोट को वहाँ पर काफी गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी पर इविल एनर्जी भी हावी होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। साथ ही उसने वहाँ पर अपनी इविल सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स भी पीछे नहीं हटता। वो वहाँ पर उस डेस्टिनी रिंग की पावर का यूज करके एक लाइट सोर्ड को समन करता है और उसका यूज करके सीधे ही उससे फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ उन दोनों की फाइट काफी इंटेंस लेवल पे जाने लगती है। साथ ही साथ उन दोनों के टकराने से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग शॉकवेव रिलीज होने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ तो पैरोट वहाँ पर कहता है कि मेरी ये रॉयल सोर्ड न जाने कितने ही लोगों के खून से यहाँ पर रिफाइन हुई है और इसकी पावर्स तो यहाँ पर किसी गॉड से कम नहीं है। मैं इसका यूज करके आसानी से तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने उसको पीछे हटा दिया था और उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर तो कोई दम ही नहीं है, खाली सोर्ड से तुम यहाँ पर मेरा क्या ही कर लोगे। जिस बात से तो वहाँ पर पैरोट को काफी गुस्सा आने लगता है और फिर से उनके दरमियान काफी स्ट्रॉन्ग फाइट होने लगती है। तो वहीं पैरोट उससे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी 8th लेवल की है, जबकि मैं यहाँ पर 9th लेवल के अंदर पहुँच चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूड तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि तुम यहाँ पर मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ पर वांग वन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करता है, जहाँ उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ डिमोनिक स्वॉर्ड सीधे ही उसकी तरफ बढ़ने लग जाती हैं। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई आर्टिफैक्ट भी नहीं है जिसकी मदद से तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर पाओ। उसका बस इतना कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपनी नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम फ्रीज हो जाता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर कहता है कि मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं, लेकिन मेरी खुद की स्किल जरूर है जो तुम्हें हराने के लिए भी काफी है। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए पैरोट की रॉयल स्वॉर्ड को वहाँ पर तोड़ दिया था, जो देखकर तो पैरोट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वही इलेक्ट्रोलक्स उसको वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैरोट को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। जिसके बाद तो उसकी इविल एनर्जी वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो वहाँ पर कहता है कि मैं इतनी आसानी से किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर सभी के सभी लोगों की वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के दोस्त वहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इनकी एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। तो वहीं उन सभी की एनर्जी वहाँ पर पैरोट के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो उस एनर्जी का यूज करते हुए अपने चारों ही तरफ काफी सारे इवल टोर्नेडो को क्रिएट कर देता है। उसे ऐसा हरकत करता हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर उससे कहता है कि पैरोट
मैं तुम्हें किसी भी हालत में मासूमों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट को समन कर लिया था, जहाँ पर वो गॉडेस ऑफ लाइट का यूज करते हुए उस टर्मिनेडो को एक ही हाथ से रोक लेता है, जो देखकर तो पैरोट भी काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम गॉडेस ऑफ लाइट को कैसे समन कर सकते हो। तो वहीं गॉडेस ऑफ लाइट के आने से ही वहाँ पर सारी की सारी इवल एनर्जी खत्म हो जाती है। सभी के सभी लोगों को तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की बातों पे यकीन आने लगा था। वो लोग कहने लगे थे कि सच में यही है हमारा सन ऑफ लाइट। मगर उनकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट को वहाँ पर काफी गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पर एक जाइंट डीमन बीस्ट को समन करता है और उसकी हेल्प से उसने सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स पर हमला कर दिया था। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स के सामने तो उसकी कोई भी औकात नहीं थी। वो तो केवल अपनी एक ही चुटकी के इशारे से उस डीमन को वहाँ पर खत्म कर देता है। इसके साथ ही उसने वहाँ पर एक जानलेवा अटैक सीधा ही पैरोट के ऊपर चल दिया था, जिसकी वजह से तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट के साथ वहाँ का मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाता है। सभी लोग तो इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी पावर देख के काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यही है हमारा सन ऑफ लाइट। जिसके बाद तो पोपे भी वहाँ पर कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलक्स को बैटल ऑफ जीनियसेस का विनर अनाउंस करता हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को सन ऑफ लाइट भी डिक्लेयर करता हूँ। इसके साथ ही वहाँ पर उस रिंग के अंदर से एक आवाज वहाँ पर कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुमने यहाँ पर अपने साफ दिल का प्रदर्शन करते हुए काफी अच्छा काम किया है, इसलिए अब तुम्हारी यहाँ पर मुलाकात सन एंड मून गॉड से होने वाली है।